नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, 14 दिसंबर 2022 को पीसीडीए पेंशन प्रयागराज और सीजीडीए की जॉइंट टीम द्वारा दिल्ली में एक स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम पूर्व सैनिकों के लिए कंडक्ट किया गया था। इसका लाइव प्रसारण सैनिक समाचार इंडिया चैनल द्वारा आप सबके लिए किया गया था। आपने उस वीडियो को देखा, समझा। लगभग 52 मिनट का वीडियो था। जिसने उस वीडियो को पूरा देखा उसको काफ़ी जानकारी मिली होगी। उस वीडियो में जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो थी, इसलिए मैंने आपको हेडफोन लगाने के साथ ही उस वीडियो को देखने के लिए कहा था। तो साथियों, उस वीडियो को देखने के बाद एक हमारे टी सेवा के प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर विद्यासागर जी। उन्होंने सैनिक समाचार इंडिया का वीडियो देखने के बाद पूरे प्रेजेंटेशन का एक ब्रीफ बनाया और इस ब्रीफ को मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सबके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप वीडियो को फिर से, मेरी रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर देख लें। इसमें बहुत ही बड़ी बातें कही गई है। इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान जब फाइनल समय में डिफेंस सेक्रेटरी ने अपना स्पीच दिया तो उन्होंने नाराज़ होते हुए टीसीएस और स्पर्श को यहाँ तक कह दिया कि आप पेंशनर्स के ऊपर इस स्पर्श को थोपो मत, पहले अपना काम पूरा कंप्लीट कर लो और स्पर्श को सही तरीके से जब चल जाए तभी आप इसके अंदर पेंशनर्स का माइग्रेशन करो। और इसी के साथ उन्होंने और ही बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायतें और निर्देश दिए जो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए अब मेरे साथ इस कंप्लीट प्रेजेंटेशन के ब्रीफ को आप हिंदी में समझें। सीजीडीए ने 14 दिसंबर 22 को नई दिल्ली में स्पर्श पर एक सेमिनार आयोजित किया। इसका नाम रक्षा पेंशन समाधान योजना रखा गया। श्री गिरधर अरमाने आईएएस रक्षा सचिव मुख्य अतिथि थे। स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम में सेना के एडजुटेंट जनरल और नौसेना और भारतीय वायुसेना के उनके समकक्षों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सचिव रक्षा व वित्त भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। भाषण बहुत सर्वे नहीं थे, यानी सुनाई कम दे रहे थे। विभिन्न भाषाओं और रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मुझे जो कुछ समझ में आया वे आगे के पैरा में दिया गया है। कई लोगों द्वारा की गई प्रस्तुति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले, पेंशन बंद नहीं की जाएगी। सभी पेंशन भोगियों को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिसमें पीपीओ, पेंशन स्लिप आदि जैसे सभी विवरण शामिल होंगे। रक्षा सचिव ने वादा किया कि जब तक स्पर्श से सभी कमियों को दूर नहीं किया जाता और इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं बनाया जाता तब तक इसे पेंशन भोगियों पर नहीं डाला जाए। ये 3 बातें इस पूरे स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के अंदर मेन थी और इसके अलावा भी कई और मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया, जिनको आगे हम समझेंगे। एडिशनल सीजीडीए ने अपनी प्रस्तुति में उन्होंने स्पर्श के कई पहलुओं को शामिल किया। सबसे पहले, स्पर्श में माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई गई थी। पेंशन का भुगतान अंतिम कार्य दिवस पर उन बैंकों के माध्यम से ही किया जाएगा जहां से पेंशन भोगी अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पेंशन के वितरण में कोई देरी नहीं होगी। पुरानी प्रणाली में पेंशन के प्रेषण में 3 से 6 महीने का विलंब होता था। आज की तारीख में लगभग 19,80,000 पेंशनरों को माइग्रेट किया जा चुका है। वर्तमान माइग्रेशन प्रति माह लगभग 1 लाख नए पेंशनरों का है। अब इसी के साथ साथ स्पर्श में माइग्रेशन के दौरान और माइग्रेशन के बाद जो मुख्य समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है वो इस प्रकार है। 1960 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के पीपीओ में डेटा अपठनीय है। पेंशनरों की पहचान बहुत मुश्किल है, यानी 1960 से पहले जो रिटायरमेंट आए हुए हैं सोल्जर्स, उनके जो पीपीओ है या फिर उनकी जगह उनके जो एनओ के फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनके पीपीओ में जो डेटा है वो पढ़ने में नहीं आ रहे, क्योंकि उस समय टाइपराइटर या हाथ से या फ्लोरोसेंट पेपर पर लिखे होते थे और अब वो ये पेपर बहुत ही पुराने हो चुके हैं। 1 लाख गोरखा पेंशन भोगी अभी तक माइग्रेट नहीं हुए हैं, क्योंकि साथियों इसमें आधार कार्ड
और पैन कार्ड, ये चीज़ें प्रमुख है और वो नेपाल के हैं। और जब इंडिया में इन चीज़ों की ज़रूरत है और स्पर्श में भी बनाई गई है, तो 1 लाख जो गोरखा पेंशन भोगी है उनका माइग्रेशन इन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हुआ है। कुछ मामलों में बैंकों और अन्य पीडीए द्वारा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आपूर्ति नहीं की गई है। अब स्पर्श ने बैंकों और पीडीए से स्पर्श और मोबाइल नंबर मंगवाए थे, लेकिन कुछ बैंकों ने अभी भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। रूपांतरण के गलत भुगतान का पता चला था। कहीं कहीं पे जो पेमेंट है वो एक्सेस हो गया या गलत हो गया, उसके बारे में भी जो कमी है वो सामने आई है। 40% पेंशन भोगी को बैंकों और कोषागारों द्वारा सही पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। जब तक उनका डेटा अभी तक माइग्रेट नहीं किया गया है, तब तक आगे के माइग्रेशन को रोक दिया गया है। यानी जिनका ऐसे कोई कारणवश एक्सेस पेंशन या गलत पेंशन किसी को पेमेंट हो चुकी है, तो उनका माइग्रेशन हाल फिलहाल में रोक दिया गया है। आगे इन्होंने कहा कि माइग्रेशन के 15 दिनों के भीतर यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। यानी ये आगे अब बता रहे हैं कि जैसे ही माइग्रेशन होगा उसके 15 दिन के भीतर यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। ईसीएचएस को स्पर्श के साथ एकीकृत करने की मांग की गई है। आप सभी ने देखा होगा कि जो ईसीएचएस का कार्ड है उसके एनुअल वैलिडेशन को भी स्पर्श के साथ में जोड़ दिया गया है। डिपेंडेंट जो 18 ईयर्स एंड अबोव है उनको छोड़ के जो स्पोस और जो ईसीएचएस के प्राइमरी बेनिफिशियरी है और उनकी पत्नी या पति, इनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श से कलेक्ट किया जाएगा, तो उसको भी स्पर्श के साथ में यहाँ जोड़ा जा रहा है। आगे इसमें कहा शिकायतों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, पीसीडीए पेंशन के कॉल सेंटर जैसे 5 तरीकों से घर से, कॉमन सर्विस सेंटर, बैंकों आदि के माध्यम से भेजा जा सकता है। सीजीडीए ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन किया। शुरुआत में यह केवल 1100 की संख्या थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 4,70,000 कर दिया गया है ताकि हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर हो। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, डीआईएवी रिकॉर्ड कार्यालय डेटा ऑब्लिक शिकायतों के आसान हस्तांतरण के लिए जुड़े हुए हैं। बैंक स्पर्श नोडल केंद्रों के रूप में भी कार्य करेंगे। सभी पेंशन भोगियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसका उपयोग रेलवे, एयरलाइंस, सीएसडी, टेलीकॉम कंपनियों, बैंकों ऑब्लिक राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी, किसी भी प्रकार की खरीदारी में दी जाने वाली रियायत, बैंकों द्वारा होम लोन आदि के लाभों का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। अब इसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिया या जिसने स्पीच दिया वो थे श्री हिमांशु त्रिपाठी, डिप्टी सीडीए, पीसीडीए ऑफिस पेंशन प्रयागराज। इन्होंने कहा स्पर्श रक्षा अधिनियम विभाग के कर्मचारियों के लिए एक सीखने की प्रक्रिया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, भूतपूर्व सैनिक संघों और शिकायत दर्ज करने वाले भूतपूर्व सैनिकों से इनपुट प्राप्त करके स्पर्श के सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है। साथियों, आपकी बात को यूट्यूब चैनलों द्वारा भी पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के पास में पहुंचाई जाती है और हमने कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपसे संबंधित थे, वो आरटीआई के जरिए या यूट्यूब के जरिए आपकी आवाज़ बनकर पहुंचाने का काम किया है और उसके ऊपर पीसीडीए ने सुनवाई भी की है और उन मुद्दों को हल भी किया है। और उसी बात को स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के दौरान जो डिप्टी सीडीए है उन्होंने भी सभी के सामने रखी थी। आगे भी आपकी कोई समस्या होती है तो आप यूट्यूब चैनल से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि वॉइस होती है साथियों, वो कलेक्टिव वॉइस यदि हर जगह पहुंचे तो उसके ऊपर संज्ञान जरूर लिया जाता है। आगे बात आती है साथियों वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। कई पेंशनर से शिकायत की थी कि उन्होंने बैंकों से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बावजूद उन्हें पावती नहीं दी। रक्षा मंत्रालय एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि को 1 महीने यानी नवंबर से 3 महीने जनवरी 2023 तक बढ़ाने के लिए काफ़ी दयालु है। आज की तारीख तक स्पर्श को निम्नलिखित संख्या में एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त हुए और उसे स्पर्श में अपलोड कर दिया गया है। टोटल जीवन प्रमाण है वो 7,50,000 मिले, जिसमें डीएलसी 71,600 और एमएलसी 40,500। अब जमा करने की जो तारीख है वो पेंशन भोगी को अब अपनी पसंद के अनुसार किसी भी महीने में अपना
एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की स्वतंत्रता है और ये केवल नवंबर तक ही सीमित नहीं है। तो मैं भी आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष में जो भी पेंशनर माइग्रेट हो चुके हैं वो किसी भी महीने में अपना जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। मान लो कि आपने इस साल दिसंबर 2022 में जीवन प्रमाण पत्र जमा किया। अब अगले साल आप सोचते हो कि दिसंबर का वेट ना करके मैं अक्टूबर में करना चाहता हूँ या सितंबर में करना चाहता हूँ या अगस्त में करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जिस महीने में आप जीवन प्रमाण जमा करोगे नेक्स्ट ईयर आपको उसी महीने में जमा करना है। आगे साथियों, 20 लाख पेंशनरों में से बैंकों और अन्य पीडीए से एकत्रित डाटा। आप सभी को पता है कि अक्टूबर में पीसीडीए ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि आप भी डिफेंस पेंशनर्स का जीवन प्रमाण लेंगे, क्योंकि इस बार जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वर्ष में बैंकों से इस वर्ष में डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन का माइग्रेशन किया जा रहा है और सभी का माइग्रेशन ना तो कंप्लीट हुआ है, कहीं ना कहीं बीच में घूम रहा है। तो इस कारणवश बैंकों को भी निर्देश दिया गया था कि जो भी पेंशनर आपके पास में आए उन सभी का लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली, मैनुअली या किसी अन्य तरीके से लेके अपने पास उन डाटा को रखें और दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरे के पूरे डाटा को पीसीडीए को भेज दें। तो अब इसी के साथ साथ पीसीडीए ने बैंकों से 17,30,000 पेंशनर्स का आधार कार्ड मंगवाया है, 13,84,000 पेंशनर्स के पैन कार्ड नंबर मंगवाए हैं और 18,77,000 पेंशनर्स के मोबाइल नंबर मंगवाए हैं। और पीसीडीए के अनुसार टोटल डिफेंस पेंशनर्स 33 लाख है और 33 लाख के माइग्रेशन होने तक हर महीने डेटा कलेक्शन किया जाएगा। यानी ये डेटा आगे भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर बैंकों से मंगवाए जाएंगे ताकि मोबाइल नंबर सही से अपडेट हो तो डिफेंस पेंशनर को ये पता चल सके कि मेरी पेंशन का माइग्रेशन बैंक से इस वर्ष में हो चुका है और आगे उसकी कार्रवाई वो शुरू कर दें। आगे इसमें कहा गया है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, होम एड्रेस आदि अपडेट करना सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है, जिससे पेंशनर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस अपडेट कर सकता है। 2,50,000 पेंशन भोगियों के पास आधार कार्ड नहीं है। 19,80,000 पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है। इनमें से जो प्री 2016 पेंशनर्स हैं, आप सभी को पता है कि 2013-14 में ये आधार कार्ड सेना में डिफेंस पेंशन के लिए इम्प्लीमेंट किया था। उससे पहले पेंशनर्स के पास में आधार कार्ड नहीं थे और होंगे भी तो उन्होंने अपडेट नहीं करवाए होंगे। लेकिन अब हर एक डिफेंस पेंशनर के लिए आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2,50,000 डिफेंस पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन इस वर्ष में हो चुका है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो जिनके पास में भी आधार कार्ड नहीं है, जिनको लगता है कि हो सकता है कि मैंने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया था या मेरा आधार कार्ड ना रिकॉर्ड ऑफिस में है और ना ही पीसीडीए में है, तो वो एटलीस्ट अपनी बैंक खाते के साथ में जुड़ा हुआ आधार कार्ड को एक बार जाके ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि साथियों वहाँ पे आधार कार्ड अपडेट आपका ना हो। वैसे बैंक ने भी केवाईसी के दौरान आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया है, फिर भी आपको आश्वस्त होने के लिए एक बार जाके चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, माइग्रेशन की स्थिति कैसे चेक करना है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा माइग्रेट हुआ है या नहीं। पेंशन भोगी इस वर्ष के पोर्टल में जाकर देख सकते हैं। पीसीडीए प्रयागराज की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर चेक माइग्रेशन स्टेटस का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपना आर्मी नंबर, अकाउंट नंबर डाल के और अपने माइग्रेशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। एक लिंक दिया गया है जहाँ व्यक्ति को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सेवा नंबर आदि दर्ज करना होता है और आपको माइग्रेशन की स्थिति पता चल जाएगी। पेंशन भोगी के माइग्रेट होने के बाद एसएमएस पीसीडीए पेंशन प्रयागराज इस वर्ष द्वारा भेजा जाएगा और बैंक भी आपको एक एसएमएस भेजती है। पेंशन केवल अंतिम कार्य दिवस पर ही जमा की जाएगी। आप सभी को पता है कि जब आप पेंशन बैंकों से ले रहे थे तो आपकी पेंशन 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आ जाती थी, लेकिन इस वर्ष में माइग्रेशन होने के बाद पेंशन आपकी महीने के लास्ट डे को ही आएगी। आगे देखिए साथियों, एमईएस, बीआरओ, ऑर्डिनेंस डिपो, आर्मी बेस वर्कशॉप, सीओडी, सीएडी, गठन मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न सशस्त्र बल प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सैनिकों या नागरिकों जैसे रक्षा नागरिकों की पहचान
समस्याग्रस्त हो गई है, काफ़ी दिक्कत आ रही है। जितने भी संगठन का नाम मैंने अभी बताया है, उनके जितने भी डिफेंस सिविलियंस मोस्टली इसमें काम करते हैं, उनके सत्यापन के लिए जो चाहे एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हो, चाहे उनके डाटा को माइग्रेट करना हो, तो इनमें पीसीडी द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी समस्याएं आ रही है। आगे देखिए, बैंकों की पेंशन स्लिप अलग है, इसलिए उन सभी का मानकीकरण करने में देरी हुई है। जो बैंकों की पेंशन स्लिप है उसमें डाटा अलग दिखाई देते हैं, या उनका मॉडल या प्रारूप अलग है, उनको ट्रांसफ़र करना या उनमें से डाटा को लेके स्पर्श में चढ़ाना, ये भी काफ़ी समस्याग्रस्त है। अब इसी के साथ बताया गया कि कोर्जेंडम पीपीओ जारी करने में भी देरी हो रही है, लेकिन इसमें तेज़ी लाई जा रही है। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिडक्शन यानी आयकर कटौती, सही इनकम टैक्स काटने में दिक्कतें आ रही है। आयकर की सही राशि काटने के लिए अधिक काम करने की आवश्यकता है। कई डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन भी पर महीने कम हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण है कि उनके पेंशन में से इनकम टैक्स काटा जा रहा है, क्योंकि उनका पैन कार्ड हो सकता है कि स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट ना हो, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है और पैन कार्ड को अपडेट करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन या जो एनआरआई है, भारत के होते हुए यहाँ से विदेशों में सेटल हो चुके हैं, लेकिन पेंशन वो यानी डिफेंस पेंशन यहाँ की प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत में सेना में नौकरी की थी। अब अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी जो भी फॉरेन में है, उच्चायोग हाई कमीशन और वाणिज्य दूतावास द्वारा ईमेल के माध्यम से जारी किए जाने के बाद जमा कर सकते हैं। अब बात आती है साथियों यूट्यूब चैनल्स की। तो यूट्यूब चैनल्स का बहुत ही जिक्र हुआ था, क्योंकि स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स के लिए यूट्यूब चैनल्स ही बहुत बड़ा सहारा बने थे, क्योंकि इससे पहले स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम या पीसीडीए की ओर से कोई एडवाइजरी ये जारी नहीं की गई थी। अगस्त 2020 से स्पर्श के आने के बाद से लेकर अब तक केवल और केवल जो यूट्यूब चैनल्स ही है वो ही डिफेंस पेंशनर्स का सहारा बने हुए हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सब ने काफ़ी या उनके जितने भी चलाने वाले ओनर हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उन्होंने प्रैक्टिकली जब उनका खुद का माइग्रेशन हुआ हो या फिर उन्होंने इंटरेस्ट लेके इस चीज़ों को सीखने की कोशिश की हो, काफ़ी हद तक जाते हुए जो स्पर्श से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी को डिफेंस पेंशनर्स के साथ में शेयर किया। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने अगस्त 2020 से लेकर अभी तक जो स्पर्श के बारे में जानकारियां डिफेंस पेंशनर्स को शेयर की है, उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। लेकिन बात में एक ही कहना चाहता हूं कि गलत जानकारी कभी भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर ना करें। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे भी बात की गई है समर्पित यूट्यूब चैनल जैसे कि सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल। पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे स्पर्श के विभिन्न पहलुओं पर यूट्यूब वीडियो देखें। कुछ चैनल स्पर्श के बारे में गलत या जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं। अब साथियों इसके बाद नंबर आ चुका था श्री विजय कुमार सिंह जी का। ये आईएएस है, ये सचिव है रक्षा मंत्रालय के। उन्होंने कई मुद्दों को कवर किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि माइग्रेशन की गति तेज है, इसलिए कई त्रुटियां सामने आई है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि सी पेंशन ग्राम जो कि पेंशनर्स द्वारा एक शिकायत दर्ज करने का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पेंशनर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। आपकी जो भी ग्रीवेंस या शिकायत आप डालते हो सीधे वो एमओडी के पास जाती है। एमओडी फर्दर उसको अलॉट करता है और इस सी पेंशन ग्राम को एक सचिव लेवल के अधिकारी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि हमें पेंशनरों से कई शिकायतें मिलती है, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो विजय कुमार सिंह जी है वो रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं और ये रक्षा मंत्रालय में ही सी पेंशन ग्राम को देखते हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। अब साथ ही कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो गाँव में है उन्हें रक्षा पेंशन के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। ये बातें इन्होंने रखी।
अब बात आती है साथियों जो रक्षा सचिव जिन्होंने पोल खोल दी स्पर्श और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। इनका साहब का नाम है श्री गिरधर अरमाने। तो श्री गिरधर अरमाने आईएएस रक्षा सचिव ने पेंशनर्स के हित की बात की और बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही है, इसलिए आप दोनों बायलिंगुअल समझेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। पहली बात इन्होंने कही कि 2 करोड़ फार्मर्स वर गिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय सीकिंग 3 डाटा विच मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर। द डाटा वाज कलेक्टेड इन जस्ट 6 months फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी 2 करोड़ किसानों को 3 डेटा, पहला मोबाइल नंबर, दूसरा खाता नंबर और तीसरा आधार संख्या की मांग करके वित्तीय सहायता का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित कर दिया गया था। डेटा केवल 6 महीने में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किया गया था। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल रखा है कि 6 महीने में 30 राज्य सरकारों और उनके नागरिकों के जो डेटा है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आधार नंबर लेके 2 करोड़ किसानों को यदि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6 महीने में दिया जा सकता है तो स्पर्श में ऐसी क्या समस्या है? स्पर्श ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना रहा है जहां पे पेंशनर अपना डाटा प्रोवाइड कर सके? जिला सैनिक बोर्ड को क्यों इन चीज़ों से अलग रखा हुआ है? ये भी एक समझ के बाहर की बात है। और आज भी जिला सैनिक बोर्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि एक पेंशनर अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाए, जिला सैनिक बोर्ड इनके डाटा को कलेक्ट करे या फिर उनको एक वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाए ताकि एटलीस्ट वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर, ये चारों चीज़ों तो वो अपडेट कर सकते हैं चीज़ें जिला सैनिक बोर्ड। लेकिन जिला सैनिक बोर्ड को इस चेन सिस्टम में रखा ही नहीं है। जिला सैनिक बोर्ड का कोई नाम नहीं लेता है। जिला सैनिक बोर्ड के पास में आज भी कोई एक भूतपूर्व सैनिक या पेंशनर चला जाए तो जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिशियल्स द्वारा यही रिप्लाई दिया जाता है कि ये स्पर्श है क्या, और हमें स्पर्श के बारे में राज्य सैनिक बोर्ड या केंद्रीय सैनिक बोर्ड या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से कोई भी हिदायत प्राप्त नहीं हुई है कि आप स्पर्श से संबंधित डिफेंस पेंशनर्स का काम करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डिफेंस सेक्रेटरी और जितने भी अधिकारी हैं पीसीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं, मैं 33 लाख डिफेंस पेंशनर्स की ओर से निवेदन करता हूं कि ये सब काम जिला सैनिक बोर्ड को दिए जाएं। जिला सैनिक बोर्ड को भी स्पर्श का एक्सेस दिया जाए जहां पे उनके द्वारा डाटा फीड किया जा सकता है। और किसी डिफेंस पेंशनर्स को कोई समस्या हो तो एटलीस्ट अपने गांव से जाके वो जिला सैनिक बोर्ड में अपनी समस्या को बता सकता है, वहाँ पे अप्रोच कर सकता है। तो ये चीज़ बाहर क्यों रखी गई है, इस बात के ऊपर जो भी जहाँ भी कमी रही हो उसको दूर करके जिला सैनिक बोर्ड को मुख्य स्ट्रीम में लाया जाए, स्पर्श के साथ में जोड़ा जाए। दूसरी बात इन्होंने कही, नोट अंडरस्टूड वाई आधार नेम इज आस्क्ड फ्रॉम द पेंशनर्स। आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो रहा है क्योंकि उसमें नाम को मैच किया जा रहा है। इट शुड हैव बीन आधार नंबर विच इज यूनिक टू द पेंशनर्स। द मोबाइल नंबर, सर्विस नंबर एंड बैंक अकाउंट नंबर आर यूनिक। दिस हैज कॉज्ड लॉट ऑफ एंग्विश एंड अनरेस्ट अमंग द पेंशनर्स। TCS शुड मॉडिफाई दियर सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ी बात, मैं इस बात के लिए डिफेंस सेक्रेटरी को सल्यूट करना चाहता हूँ। इस पूरे प्रेजेंटेशन और पूरे आउटरीच प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी बात डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा की गई है कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सर्विस नंबर, यह सब चीज़ें यूनिक होती है। तो जब आधार नंबर भी यूनिक होता है तो उसके साथ में नाम को टैली करने की क्या आवश्यकता है, जबकि यहीं पे ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि 2 करोड़ किसानों के जो डाटा कलेक्ट किए थे उनके अंदर नाम को शामिल नहीं किया गया था, केवल आधार संख्या, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या को मांगा गया था।
उनका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल नहीं हुआ था, यदि उनका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होता तो 2 करोड़ में से 50 लाख किसानों को ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिल पाता, बाकी को नहीं मिल पाता और आज तक नहीं मिल पाता। तो एक बार फिर जो इन्होंने बात की है वो बहुत ही सॉलिड बात है और हम आशा करते हैं कि टीसीएस जल्द ही इस कंडीशन को वहाँ से रिमूव कर देगा कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन होना चाहिए। साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पोस्ट 2016 पेंशनर्स का जब माइग्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल की समस्या नहीं आ रही थी। जैसे ही वहाँ पे आधार नंबर एंटर कर रहे थे वो आधार नंबर सिस्टम में अपडेट हो जा रहा था, लेकिन टीसीएस ने इसको डायरेक्ट यूआईडीआई की वेबसाइट के साथ में जोड़ दिया और जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल आता रहेगा। तो टीसीएस और स्पर्श से एक बार फिर निवेदन कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन की क्राइटेरिया को स्पर्श सॉफ्टवेयर से हटा दें, केवल और केवल वहाँ पे जो आधार नंबर है वो फीड करने का ऑप्शन रखें। तो इसको जो हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है उसके अनुसार पेंशन भोगियों से आधार नाम क्यों पूछा जाता है, ये समझ में नहीं आया। या साथियों, ये किसका कहना है? ये कहना है श्री गिरधर अरमाने जी का, जो रक्षा सचिव है, कि आप स्पर्श में पेंशनर्स का जो आधार नाम है उसके कारण क्यों समस्या पैदा कर रहे हो। ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये आधार नंबर होना चाहिए, नाम की बजाय सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आधार नंबर होना चाहिए जो पेंशनरों के लिए एक विशिष्ट हो। मोबाइल नंबर, सेवा संख्या और बैंक खाता संख्या अद्वितीय है, यानी ये चीज़ें इंडिया में डबल नहीं हो सकती है। इससे पेंशनधारियों में काफ़ी रोष व बेचैनी है। टीसीएस को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करना चाहिए। साथियों, आपकी ये जितने भी बातें हैं, आपकी समस्याएं हैं, वो पहले से आप देख रहे हो कि वो रक्षा मंत्रालय में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में और पीसीडीए में पहुंच चुकी है, लेकिन इनके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है वो समझ के बाहर की बात है। आगे रक्षा सचिव ने कहा, अनलेस ऑल प्रॉब्लम्स इन स्पर्श बीइंग फेस्ड बाय द पेंशनर्स इट विल नॉट बिकम मैंडेटरी। उन्होंने वादा किया कि जब तक पेंशनरों को स्पर्श में सभी समस्याएं दूर ना हो इसे अनिवार्य ना करें। आगे इन्होंने कहा, स्पर्श शुड बी मोर यूजर फ्रेंडली, यानी स्पर्श अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल पोनापा एडजुटेंट जनरल met him and gave out list of problems pensioners are facing in स्पर्श. Data rectification is not being done in स्पर्श. लेफ्टिनेंट जनरल पोन्नप्पा जो एडजुटेंट जनरल है उन्होंने रक्षा सचिव से मुलाकात की और स्पर्श में पेंशन भोगियों को पेश आ रही समस्याओं की सूची दी। स्पर्श में डाटा सुधार नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में भी बताया। आप सभी को पता है कि हाल ही में स्पर्श पीसीडीए ने वेबसाइट के ऊपर, जो स्पर्श की वेबसाइट है उसके ऊपर लिमिटेड एक्सेस कर दिया है, यानी प्री 2016 पेंशनर्स को सिर्फ 4 ही चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती है, पेंशन स्लिप और जो 4 पर्सनल डिटेल है उसको अपडेट करने का ऑप्शन, लाइफ सर्टिफिकेट का और ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट। इसके अलावा एक पेंशनर कुछ भी नहीं कर पाता। तो स्पर्श का लाभ क्या है फिर? स्पर्श में माइग्रेशन तो कर दिया लेकिन पेंशनर उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी सब कुछ डिटेल्स जो स्पर्श प्रोफाइल में है वो गलत है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ को जो जिंदा होते हुए भी उसको भी मृत घोषित किया जा रहा है और डेट ऑफ डेथ यानी मरने की तारीख 1 जनवरी 1970 टीसीएस ने स्टैंडर्ड उसमें फीड कर दिया है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब सभी डिफेंस पेंशनर्स की पत्नियों को मृत ही घोषित किया जाएगा, मोस्टली प्री 2016 पेंशनर्स की। किसी का किस्मत ही हो कि वहाँ पे कोई सही डाटा फीडिंग वाला हो तो वो डेट को सही से अपडेट कर दे, अदरवाइज जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वालों ने कर दिया वो ही फाइनल रहेगा। अब इसके ऊपर भी बहुत ही सख्ताई से पेश आने की ज़रूरत है। हालांकि रक्षा सचिव ने काफ़ी यहाँ पे उनकी खिंचाई की है और इससे यदि टीसीएस और स्पर्श वाले थोड़ा बहुत भी इस बातों पे संज्ञान लेके काम करेंगे तो एटलीस्ट साथियों ज़िंदगी में स्पोर्स का अहम रोल और हिस्सा होता है। यदि उसके ज़िंदा रहते हुए भी उसको मृत घोषित कर दिया जाता है तो इससे बड़ा सदमा एक डिफेंस पेंशनर्स के लिए नहीं हो सकता। वो हालांकि अपने सामने अपने स्पोर्स को ज़िंदा देखता है
लेकिन जब वो स्पर्श की जानकारी देखता है तो वहाँ पे डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है 1 जनवरी 1970। इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। चलिए आगे रक्षा सचिव जी ने कहा क्या है। उन्होंने कहा डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी रक्षा लेखा विभाग सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है और इसके पास काफ़ी अनुभव है। TCS and ISPERS team should work to resolve the problems of pensioners facing in use of ISPERS। रक्षा सचिव जी ने आगे कहा है कि TCS और ISPERS टीम को ISPERS के उपयोग में आने वाली पेंशन भोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। आगे कहा है देयर इज ए नीड फॉर डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर CGDA to sit and work together to sort out all problems faced by pensioners in ISPERS। उन्होंने कहा है ISPERS में पेंशन भोगियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं को हल करने के लिए रक्षा सचिव रक्षा मंत्री एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर CGDA को एक साथ बैठने और काम करने की आवश्यकता है। और फाइनल लाइन उन्होंने कही डिफेंस सेक्रेटरी विल टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ ISPERS, यानी अब रक्षा सचिव है जो ISPERS की प्रगति की निगरानी करेंगे। तो साथियों काफ़ी अच्छा आउटकम रहा। ISPERS आउटरीच प्रोग्राम जो कि नेशन वाइड कैंपेन का एक हिस्सा है और सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम 14 दिसंबर 22 को दिल्ली में हुआ था, जिसमें बड़े बड़े डिग्नेटरीज शामिल हुए थे। हर एक ने अपनी बात रखी, लेकिन जो रक्षा सचिव ने बात रखी वो पूरी की पूरी बात पेंशनर्स के हित में थी। पेंशनर्स को आ रही समस्याओं को सभी ऑफिशियल्स से को अवगत कराया और उनको निर्देश भी दिया, आदेश भी दिया और उनकी जो ढील ढाल काम चल रहा है ढीला ढाला उसके ऊपर उनकी खिंचाई भी की। उनको कहा बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट यदि ऐसे करने लग जाएगा तो देश में काम कैसे चलेगा। तो साथियों मैं यहाँ पे ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी जो सेवानिवृत्त है, प्रेसिडेंट है टी सेवा का, उन्होंने इस पूरे ISPERS आउटरीच प्रोग्राम का मिनट बनाया था और उसी मिनट को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सबकी सुविधा के लिए इस वीडियो के माध्यम से पेश किया। अब साथियों आपकी जो समस्याएं हैं वो आप हमेशा सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ शेयर करते हैं, चाहे कमेंट के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करते हो या फिर आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप या मैसेज करके भी बताते हो। तो आपकी हर एक समस्या के ऊपर मेरे द्वारा भी संज्ञान लिया जाता है और आपकी बात को PCDA ISPERS और TCS प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को अलग अलग माध्यमों से पहुंचाया जाता है और उसके ऊपर काम भी होता है। और मैं आप सबसे एक बार फिर वादा करता हूं कि आगे भी सैनिक समाचार इंडिया आप सबके लिए सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप कभी भी सैनिक समाचार इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बार आप यदि चैनल पर जाके अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो यदि आप एक बार चैनल पर विजिट करेंगे और आप ISPERS से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, चाहे कोई आपको लाइव डेमो देखना हो, चाहे आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हो, चाहे पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना हो या फिर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना हो, हर प्रकार के वीडियोज सैनिक समाचार इंडिया चैनल पर अवेलेबल है। और सैनिक समाचार इंडिया चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है, इस चैनल को PCDA CGDA डिफेंस के ऑफिशियल्स भी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और इससे जो जानकारी भूतपूर्व सैनिकों को मिलती है उसके बारे में जो जिक्र है वो ISPERS आउटरीच प्रोग्राम में भी किया गया है। तो साथियों आप चैनल पर आज पहली बार हैं और या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ सब्सक्राइब करते हुए आप पास में बेल आइकन की ओर प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल द्वारा पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट रहें। और आगे आपसे सरोकार रखने वाली कोई अन्य और जानकारी आएगी तो एक बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।